मॉर्निंग। ये अपन जो आईएसएस की क्लास पढ़ रहे हैं, है ना? इसमें हम कल आपसे डिस्कस किया था प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के कुछ बेसिक्स पॉइंट पे बात कर रहे थे अपन। जिन लोगों को ये लगता है कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें आनी चाहिए आईएसएस में और बहुत बड़ा कंसेप्ट होने चाहिए, जब हमारी समझ में आना चाहिए। पर मेरा ये कहना है कि यदि आपके पास जब तक ये छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट ही प्रॉपर नहीं होंगे, जब तक हम बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट नहीं सीख सकते। तो पहले हमें बेसिकली बेसिक कंसेप्ट आने चाहिए। इस बेसिक के बाद ही आगे की बात हो सकती है। यदि मैं आपको अभी बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट बताने लग जाऊं, तो मैं नहीं सोचता कि आपको कुछ चीजें क्लियर होंगी और फिर आप आगे की चीजें भी बहुत अच्छे से नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं जो छोटे छोटे बेसिक्स बता रहा हूँ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप आगे का बेस आपको क्लियर हो सके। तो कल मैंने आपसे प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किया था, तो प्रोबेबिलिटी में 3 पॉइंट्स पे डिस्कस किया था। कौन कौन से 3 पॉइंट्स थे? कोई भी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए किस क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए? पहला पॉइंट, जब जिस प्रोबेबिलिटी निकाली जा रही है वो क्या होना चाहिए? रैंडम एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, एक पॉइंट। सेकंड क्या होना चाहिए? उस रैंडम एक्सपेरिमेंट का क्या नॉन होना चाहिए? सैंपल स्पेस। और थर्ड पॉइंट, रैंडम इवेंट। और प्रोबेबिलिटी किसकी कैलकुलेट करते हैं अपन? रैंडम इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। ये वाली बात आपसे लास्ट क्लास में मैंने आपसे डिस्कस की थी। जो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है वो क्या होता है? व्हाट इज द रैंडम एक्सपेरिमेंट? Any experiment is a random experiment if all outcomes are known in advance. What outcomes will be occur is unknown. hmm? And experiment should be repeated in identical condition. That experiment is random experiment. Okay, ये अपने डिस्कस हुआ था। फिर अपन बात की थी आपसे सैंपल स्पेस। व्हाट इज द सैंपल स्पेस? Set of all possible outcomes in a random experiment, that is sample space. थर्ड पॉइंट पे बात की थी सबसेट। सबसेट ऑफ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज नॉन एज रैंडम इवेंट। और प्रोबेबिलिटी किसकी कैलकुलेट करते हैं हम? रैंडम इवेंट की। कुछ रैंडम इवेंट्स के बारे में आज अपन डिस्कस करते हैं। पहले लिखे नल इवेंट्स। एनी इवेंट which contain no sample point. Any event which contain no sample point is called null event. Any event which contain no sample point is called null event or impossible event. Probability of null event is always zero. Probability of null event is always zero. Null event of Probability of null event is always zero. Let A is a null event, then probability of A is zero. Probability of A is zero. Probability of A is zero. Example, 2 से डाइस बंस।
event. Number on the dice is 8. Number on the dice is 8. Number on the dice is 8. बात क्लियर? क्लियर कंसेप्ट? डाइस टॉस करेंगे तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं एक डाइस को टॉस करने पर? 6. हम आउटकम्स क्या कह रहे हैं? 8. तो 8 आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0. ये हमारे पास 5 होना चाहिए. ए शुड बी 5. ए शुड बी 5 होना चाहिए. ओके. एक another इवेंट लिखिए, श्योर इवेंट. any event is a sure event. Sure, S-U-R-E. Sure event if it contain all sample point in a sample space. Any event is a sure event if it contain all sample point of a sample space. लिखो, let A is a sure event. Let A is a sure event. A is a sure event. Then A is equal to always S. A is equal to S. S means sample space. Any event which contain all sample point of sample space, all sample point of a sample space, that is sure event. And probability of A is always 1. If probability of A is equal to 1, it means A is a sure event or certain event. Certain event. A is a sure event or certain event. क्लियर बात? एग्जाम्पल, तो से डाइस वंस. Number on the face of dice. Number on the face of dice is less than or equal to 6. Less than and equal to 6. Number on the face of dice is less than and equal to 6. तो ए में कौन कौन से पॉइंट कंटेन होंगे? 1, 2, 3, 4, 5 और 6. ये किसके इक्वल है? एस.
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी 1। इट मीन्स ए कौन सी इवेंट है, इट मीन्स ए इज श्योर इवेंट, ए इज श्योर इवेंट। क्लियर। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, देखिए इंपॉर्टेंट इवेंट है। मेरे वी हैव टू इवेंट्स, फर्स्ट वी एक बार अंडर समझ लेते हैं फिर क्लियर करते हैं। ए एंड बी आर टू इवेंट्स। इफ ए एंड बी हैव नो कॉमन पॉइंट्स, ए और बी में कुछ भी क्या नहीं है, कॉमन नहीं है। और इट मीन्स जब कॉमन नहीं है तो इट मीन्स इंटरसेक्शन क्या 5, इंटरसेक्शन 5 एंड प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0। ऐसी सिचुएशन आए तो दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मेरी कुछ कुछ बात समझ में आई। इफ एनी टू इवेंट्स दे हैव नो कॉमन पॉइंट्स बट दीज इवेंट्स आर डिपेंडेंट इवेंट। देखिए एक कॉइन टॉस किया तो क्या आएगा, हेड और टेल। तो एक इवेंट हेड लें और एक इवेंट टेल लें। ए तो हेड आए और बी टेल आए, कॉमन है नहीं है, अलग अलग है दोनों, कॉमन कुछ भी नहीं है। इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या होगा, व्हाट इज द इंटरसेक्शन 5, प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0। तो इट मीन्स ए एंड बी आर mutually exclusive, but if A occur B must not occur। क्लियर है। इफ B occur A must not occur। दोनों में से जो भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में टू इवेंट्स होंगी उनमें से ओनली वन इवेंट अगर होगी, अदर इवेंट अगर नहीं होगी। ये ऑलवेज यानी वन इवेंट अगर अदर मस्ट नॉट अकर, ये बिल्कुल कंफर्म है, कंडीशनल है, कंडीशनल है। इट मींस दीज इवेंट्स आर डिपेंडेंट इवेंट नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट। ओके, ये कई बार हमारे क्वेश्चंस में पुट करता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आर डिपेंडेंट इवेंट। इट वन इवेंट अकर इट अवॉइड और द अदर इवेंट अकरिंग ऑफ अदर इवेंट। तो लिखिए टू और मोर इवेंट्स, मोर भी हो सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 इवेंट हो सकती हैं, पर कंसेप्ट क्या है 3 और 4 कब होंगी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, 3 और 4 में कुछ भी कॉमन, 3 और मोर इवेंट्स में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यदि हम कंसीडर कर रहे हैं, इट मींस 3 एंड 4 इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ओनली एंड ओनली दे हैव नो कॉमन पॉइंट। ओके, लिखिए टू और मोर इवेंट्स, two or more events are said to be, two or more events are said to be, two or more events are said to be mutually exclusive, two or more events said to be mutually exclusive if they have no common point, they have no common points।
लिखो लेट A and B are two TWO, two mutually exclusive events. Mutually exclusive event. Let A and B are two mutually exclusive events. ये लिखो if phi और ये कंडीशन ये होनी चाहिए. थ्री हो तो let A, B, C are three mutually exclusive events. मोर देन थ्री हो तो ये सेम पैटर्न आगे भी चलता जाएगा. ओके, क्लियर है. Mutually exclusive events are dependable event. Mutually events are dependable events. It means one event occur, other event must not be occur. Other event must not be occur. एग्जाम्पल लिखिए. let toss a dice once. ये ऐसे एग्जाम्पल ऐसे ले रहा हूं क्योंकि क्लियर वे में अपन सोच सकें, थिंक कर सकें, हाँ ये ऐसा है. Number on the dice is even. Number on the dice is even. B. Number on the dice is odd. Number on the dice is less than 4. Number on the dice is less than 4. Okay. फर्स्ट इवेंट में क्या पॉइंट्स होंगे, क्या होंगे 2, 4, 6. सेकंड में क्या होंगे, करेक्ट. क्या मीन है, व्हाट डू मीन, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. ए एंड सी, ए एंड सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. A and C are not mutually exclusive. B and C, तो क्या हुआ कंक्लूड में, A and B
are mutually exclusive, but A and C and B and C are not mutually exclusive. लिख लें ये वाली बात. B and C are not mutually exclusive. क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट इवेंट कर लिखिए. कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. अपन ने कॉम्प्लीमेंट्री सेट डिस्कस किए होंगे. कॉम्प्लीमेंट्री सेट नहीं पढ़े? A S 1 2 3 4. Let A is S sample space is 1 2 3 4. An event A contain 1 2 3 points. 4. This is the complementary set. Or probability of complementary set is always 1 minus P. Complementary set, complementary event, and this event is always mutually exclusive. Complementary events are always mutually exclusive. But converse is not true. But converse is not true. Mutually exclusive events are not necessary complementary event. A and D are mutually exclusive. A and D are mutually exclusive but not complementary. Correct? So complementary events are always mutually exclusive but converse is not necessarily true. तो पहले अपन बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. लेट लिखें, लेट A and A be any event. B नहीं, let A be, let A be any event. Then complementary event of A. Complementary event of A contain those points which is not in A. क्लियर है? लिख लो. ए ऐसे भी लिखते हैं, कई जगह ये भी लिखते हैं. ये क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट्री का साइन है. और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वार इज ऑलवेज 1 माइनस.
एक पॉइंट लिखो, complementary events are always mutually exclusive. Complementary events are always mutually exclusive. Mutually exclusive. But converse is not necessarily true. But converse is not necessarily true. एग्जाम्पल उतार लीजिए, एक एग्जाम्पल तो ये उतारिए। नोट डाउन कर लिया, एक ये वाला एग्जाम्पल उतारिए। A and B are A and D are A and D are mutually exclusive, but not complementary event. A and B are mutually exclusive. A and B are mutually exclusive, but not complementary event. Hmm? Exhaustive events. So two or more events are said to be exhaustive if at least one event occur and union of these event and union of these event is sample space. देखिए एग्जाम्पल लिखिए, तो से dice once. A 1 2 3. B 3 4 5 6. C 1 3 5. D 2 4 4 5 6. These are four events. Let है ना, 1 and 2 are at least these four event, one event should
at least one event should be occur. Maybe this event occur, maybe this event occur, maybe this event occur, maybe this event. More than one event occur, two events, three events. But if a union of these events, if a sample space है या नहीं, क्या आएगा सैंपल स्पेस? 1 2 3 4 5 6. So it means these events are exhaustive events. तो जनरल में हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट पे बात करते हैं. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव. यदि मैं कहूं, एक बार ये बता लीजिए, हम बात करते हैं जनरल वे में जो बात कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स. ओके, क्या कहें? ए एंड बी, event A and B are mutually exclusive and exhaustive events. Mutually exclusive and exhaustive. कॉमन भी होने चाहिए, कॉमन कुछ भी नहीं होना चाहिए. इफ यूनियन ऑफ दीज इवेंट इज सैंपल स्पेस, तो इट मीन्स दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव. लिखें, ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट. टू इवेंट है ना, तो वन हो सकती हैं, टू हो सकती हैं, दोनों ही. अकर भी तो होनी चाहिए, बिना करके तो पॉइंट ही नहीं आएंगे ना अपने पास. क्लियर है? तो जनरल वे में टर्म अपन यूज करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव. ये कंबाइंड यूज करता है टर्म को. तो इट मींस नो कॉमन पॉइंट एंड यूनियन इज सैंपल स्पेस. नो कॉमन पॉइंट बट यूनियन इज सैंपल स्पेस. मैं क्या कहें? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट नॉट exhaustive. These two C and D are mutually exclusive but not exhaustive. Why? Union is not sample space. Union is not sample space. So these events is mutually exclusive but not exhaustive. क्लियर है? एग्जॉस्टिव के लिए क्या चाहिए मुझे? सैंपल स्पेस. यूनियन सैंपल स्पेस देना चाहिए. और म्यूचुअल के लिए क्या होना चाहिए? कॉमन पॉइंट होना चाहिए. कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए. कॉमन पॉइंट नहीं होना चाहिए. एक टर्म आती है इक्वली लाइकली. इक्वली लाइकली इवेंट्स.
two or more events are said to be equally likely. Two or more events are said to be equally likely, equally likely if all characteristics, all characteristics are same except their identity, except their identity. देखिए, एक डाइस है, डाइस के एक डाइस लेते हैं तो क्या डिफरेंस रहता है उन डाइस के नंबर्स में? डाइस के फेस का नंबर अलग अलग होता है, कलर सब जगह सेम होता है, सब कुछ सेम होता है, क्या नंबर? तो नंबर क्या है? उनकी आइडेंटिटी है, और सारी करेक्टरिस्टिक्स सेम है एक्सेप्ट देयर आइडेंटिटी। तो ऑल फेसेज ऑफ डाइस आर इक्वली लाइकली, ऑल फेसेज ऑफ डाइस, हेड और टेल, एक सिक्का टोस करते हैं, यदि हम एक कॉइन को टोस करें तो कॉइन को टोस के टाइम ऑल करेक्टरिस्टिक्स सेम है हेड और टेल के अलावा। इट मींस हेड एंड टेल्स आर इक्वली लाइकली। एक प्लेइंग कार्ड ले रहे हैं अपन, 52 कार्ड्स का हमारे पास पैक है, यानी गड्डी है, ताश की गड्डी जिसको बोलते हैं। यदि हम उसको यूज कर रहे हैं तो आप बैक में देखते हैं तो सारे सेम है, और जैसे ही उनको टर्न करते हैं अपन, तो वो अलग अलग कलर है, अलग अलग नंबर है, तो ये उनकी क्या हुई? आइडेंटिटी। तो यदि इस टाइप से हो तो ऑल फेसेज ऑफ डाइस आर इक्वली लाइकली, फेस ऑफ कॉइन आर इक्वली लाइकली। तो ये हमारे इक्वली लाइकली भी होनी चाहिए, कंडीशन है। आगे हम इसको यूज करेंगे इस चीज को। तो एक बार एग्जांपल में लिख लीजिए, ऑल फेसेज ऑफ डाइस, all faces of dice are equally likely। मीनिंग समझ में आ गया? तो उनके जो नंबर हैं A 1 2 3 4 5, वो तो क्या है? आइडेंटिटी है, ओके। और अदर जो है वो क्या है? उनका जनरल, ऑल करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सब चीज सेम है। अब एक कंसेप्ट पर और बात करते हैं अपन, इंडिपेंडेंट इवेंट। हेडिंग डालें, इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट है ना, लिखिए क्या है इंडिपेंडेंट का, क्या मीनिंग है? अपन जनरल टर्म है ये, तो हमारे कोई वर्क करने से, हमारा कोई काम करने से अदर पर्सन पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। यदि अदर पे इफेक्ट हो रहा है, इसका मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं है। यही तो मीनिंग है। जनरल में हम यूज करते हैं टर्म, तो कि हमारे वर्क से अदर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसके इंडिपेंडेंस नहीं है वो। तो सेम वे में ये है कि वन इवेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर if occurring of one event is not affected by occurring of other event। एक इवेंट के अकर होने से यदि अदर इवेंट पे कोई इफेक्ट नहीं हो तो दैट इवेंट इज इंडिपेंडेंट। क्लियर? लिखो, two or more events are said to be independent, one or more event are said to be independent if occurring of
one event is not affected by occurring of other events. Clear है बात? Let A and B are two events, two independent events. Let A and B are two independent events. Two independent होला है. If probability of A intersection B equal to probability of A, probability of B. ये जो इंडिपेंडेंट है ये कई कंसेप्ट में हम पढ़ेंगे आगे. ये हम प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट में पढ़ रहे हैं, आगे हम रैंडम वेरिएबल के कंसेप्ट में भी पढ़ेंगे, पीडीएफ के फॉर्म में पढ़ेंगे कि टू पीडीएफ्स आर इंडिपेंडेंट. तो जॉइंट पीडीएफ इज इक्वल टू देयर मार्जिनल पीडीएफ्स, उसमें हम पढ़ेंगे. एक्सपेक्टेशन में भी पढ़ेंगे एक्सपेक्टेशंस इंडिपेंडेंट है या नहीं, वहां पर भी डिपेंड. तो ये कई वे में हो सकता है, आगे भी पढ़ेंगे हम. कोरिलेशन रेगुलेशन में भी इंडिपेंडेंट पढ़ेंगे, वो अलग अलग वे में अलग अलग बात करता है. तो हम यहाँ पर किसके वे में कर रहे हैं? इवेंट के वे में इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं. कई बार ये चीज इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि डिफाइन इंडिपेंडेंट. तो डिफाइन इंडिपेंडेंट तो हमारा सेवरल वे हो सकते हैं उसको डिफाइन करने के. इन वन वे on the basis of probability, other PDF, CDF, CDF, PDF, expectations, and other than correlation regressions. So first choice आपकी होगी कि आप सर किस वे में मैं डिफाइन करूं प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंस को, क्योंकि हम ऑल जो कंसेप्ट हैं वो इंडिपेंडेंट बताते हैं, है ना. बट हम यहाँ कौन से कंसेप्ट में, किस कंसेप्ट में बात कर रहे हैं, किस उसमें बात कर रहे हैं? प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट रिगार्डिंग बात कर रहे हैं. इफ टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंटरसेक्शन इज इक्वल टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर इंडिविजुअल और इंडिविजुअल्स. ये ऐसी सिचुएशन आती है तो दीज इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट इवेंट. क्लियर है? अब हम आगे थ्री इवेंट्स हो तो सेम सिचुएशन निकाल लेंगे. ए बी सी आर इंडिपेंडेंट. ये कुछ मैंने इवेंट्स बताए जो जनरल वे में यूज करते हैं. अब हमारे पास सेवरल टाइप्स की डेफिनेशंस हैं, डिफाइन करते हैं हम प्रोबेबिलिटी को, डेफिनेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी. तो हमारे पास जनरल वे में फोर टाइप्स हम प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करते हैं. तो डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, एक पहली डिफाइन करते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. मैथमेटिकल डेफिनेशन का ही
प्रायरी प्रोबेबिलिटी, और थर्ड बोलते हैं क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या नाम देते हैं इसको हम? क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। सेकंड डेफिनेशन हम देते हैं स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी या एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। और थर्ड हम एक्जोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, और अपन इसको मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं। एक्जोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ और मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। जो जितने भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अभी भी, हम इस कंसेप्ट के बेस पे सॉल्व करते हैं, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। बट इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। हम कैलकुलेट करते हैं पर इसके कुछ सम ड्रॉबैक्स हैं, लिमिटेशंस हैं। कौन सी वाली प्रोबेबिलिटी की? मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी की। इसी तरह हम स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी के बेस पे भी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, पर उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। ये जो दोनों ड्रॉबैक या लिमिटेशंस हैं, इस वाली डेफिनेशन में इनको रिजॉल्व किया गया है। ये हमारी कंसेप्ट है। पर अभी भी हम यूज जनरल वे में कौन सी डेफिनेशन करते हैं, कौन से क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं वो कौन सी वाली से करते हैं? मैथमेटिकल से। ज्यादातर मैथ हर प्लेसेस पे जो यूज करते हैं वो मैथमेटिकल डेफिनेशन करते हैं। चाहे ये बेस्ट डेफिनेशन है, बेस्ट वे है रिप्रेजेंट करने का, पर हम मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी को ही यूज करते हैं जनरल क्वेश्चन सॉल्व करने में और प्रोबेबिलिटी सॉल्व करने में। तो बेसिकली जैसे मैंने लास्ट क्लास में अपना डिस्कस हुआ था, बेसिकली क्या है प्रोबेबिलिटी? पॉसिबिलिटीज हैं, और पॉसिबिलिटीज को हम मैथमेटिकली मेजर करते हैं। बट जो पॉसिबिलिटीज हैं वो ऐसा नहीं है कहीं पे खड़े और कुछ भी करना है, वो एक सिस्टमेटिक वे में होनी चाहिए। रैंडम एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। रैंडम एक्सपेरिमेंट का क्या कैलकुलेट करते हैं? सैंपल स्पेस, और सैंपल स्पेस के बाद इवेंट। और प्रोबेबिलिटी हम जो निकालते हैं वो इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, एक पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, वो हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, जैसे आपसे कहा व्हाट इज द चांस दैट इंडिया विल विन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप 2020? India will win the, what is the chance that you will clear your ISS एग्जामिनेशन? चांस तो एक वे क्या हुआ, एग्जाम देंगे, पास होंगे या फेल होंगे, वो हमारी मैथमेटिकल की बात हुई। पर जनरल वे में हमें प्रोबेबिलिटी, कुछ प्रोबेबिलिटी तो होगी पास या फेल होने की। जो हम 1/2 ले रहे हैं वो एग्जैक्ट नहीं है। यदि आप लेबर करेंगे, वर्क करेंगे, हार्ड पढ़ाई करी आपने बहुत अच्छा, तो आपके चांस ज्यादा हैं सक्सेस होने के और फेलियर होने के कम है। ओके, ऐसे ही वर्ल्ड कप हमारा, जब वर्ल्ड कप आएगा 2000, जब भी हमारा नेक्स्ट वर्ल्ड कप 2020, उस हमारा विनिंग कॉम्बिनेशन क्या होगा, हमारे सामने कौन से वाली टीम होगी, ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं हम जीतेंगे ही जीतेंगे करंट सिचुएशन। तो ये जो हम प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ ले रहे हैं वो सही नहीं है, आगे में हम डिस्कस करेंगे। ये वाली जो बात कह रहे हैं ना, आपने कहा कि हाफ हो गया, जीतेंगे और हाफ आ रहे हैं, हाफ नहीं है, वो गलत मेजर कर रहे हैं उसको, वो अलग भी होगा। तो इसमें हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, लास्ट क्लास में आपसे डिस्कस किया
3 पॉइंट्स। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी एक सिस्टमेटिक वे में कैलकुलेट की जाती है, इन जनरल कैलकुलेट नहीं की जाती। यदि हमें किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो फर्स्ट हमें क्या होना चाहिए, रैंडम एक्सपेरिमेंट होना चाहिए। आफ्टर दैट सैंपल स्पेस डिफाइन होना चाहिए उसका, और आफ्टर दैट एनी इवेंट जो अकर है उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते, ना कि रैंडम एक्सपेरिमेंट की। ओके, जब हम आगे बात की तो ये रैंडम इवेंट है, ये सेवरेट टाइप की रैंडम इवेंट्स है। वन रैंडम इवेंट हमने पढ़ी, क्या पढ़े आपने, नल इवेंट, श्योर इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, नल इवेंट, नल इवेंट प्रोबेबिलिटी 0, श्योर इवेंट प्रोबेबिलिटी 1, सैंपल स्पेस, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, अगेन अगेन रिपीट होके आएगी आपकी। देयर इज नो कॉमन पॉइंट, टू इवेंट्स हैव नो कॉमन पॉइंट, दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, but mutually mutually exclusive events are not independent. A intersection B 0, A intersection B A and B, these events are independent, these events are म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये आपको क्लियर कट डिफाइन होना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि दोनों में ये डिफरेंस, देखिए दोनों में ही इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट है ना। आफ्टर दैट कॉम्प्लीमेंट्री, एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव मीन्स union should be sample space, at least one event occur and union of these event is sample space, then these type of events are exhaustive, equally likely, independent। ये अपन ने बात की। तो नेक्स्ट क्लास में मंडे में मैं आपसे क्या डिस्कस करूंगा, मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी। ये आपके, ये मान लीजिए इस टॉपिक का अब स्टार्ट होती है प्रॉपर वे में कहानी, मंडे में क्लास में। ओके, क्लियर है।